हेलो एवरीवन। आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस ट्वेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके ट्वेल्थ के एग्जाम्स में और इसके साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आईआईटी का एग्जाम जो आप देंगे या अदर भी कोई अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चंस होता है। इसका मैट्रिसेस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं, अगर बीटेक में जाते हैं या फिर ग्रेजुएशन में जाते हैं, वहाँ भी आपको मैट्रिसेस पढ़ना होता है। तो इसके चलते एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा तो उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ मैट्रिसेस में किया जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या इसको प्लूरल फॉर्म में हम मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, इसका प्लूरल है मैट्रिसेस। बेसिकली मैट्रिक्स या मैट्रिसेस है क्या? हम रेक्टेंगुलर एरे में जब नंबर्स का अरेंजमेंट करेंगे तो उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स का ही एक टाइप मतलब एक क्लासिफिकेशन आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसी से रिलेटेड जो हमारा होता है डिटरमिनेंट होता है। मतलब कहीं ना कहीं वो मैट्रिसेस का एक बहुत दूर का पार्ट है। ठीक है ना, वहां भी हम लोगों को रो और कॉलम दिखता है, लेकिन वो मतलब कि डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से काफी हद तक अलग है। देखने में हो सकता है कभी कभी धोखा हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट तो सर एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में बहुत तरह के मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग। अभी तुरंत आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हमें मालूम चलेगा कि एक स्पेशल टाइप होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट हम बना सकते हैं। बाकी और किसी दूसरे या किसी और तरह के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो डिटरमिनेंट भी मैट्रिक्स का ही एक बहुत दूर का समझ सकते हैं एक पार्ट है, जिसका यूज हम लोग लीनियर इक्वेशंस को भी सोल्व करने में करते हैं। डिटरमिनेंट का यूज एज वेल एज मैट्रिसेस का भी यूज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने में करेंगे। उस मैट्रिसेस का जो आपका यूज है वो उसका वाइड एप्लीकेशन है। लेकिन मैट्रिक्स में है क्या एक डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है डिटरमिनेंट से, कि डिटरमिनेंट को जब सोल्व करते हैं तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू देता है, एक स्पेशल एक नंबर आता है। ठीक है, बट मैट्रिक्स को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। ये एक एरे के फॉर्म में ही एज इट इज रहता है। इसको फर्दर हम इसको सोल्व करके कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जबकि डिटरमिनेंट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके हेल्प से हम एक न्यूमेरिक वैल्यू पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि उस डिटरमिनेंट का वो स्पेसिफिक वैल्यू है। जैसे कि डिटरमिनेंट में हमने पढ़ा भी है कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर पाते हैं, उसका एक्सपेंशन पॉसिबल है, लेकिन मैट्रिसेस का किसी तरह का एक्सपेंशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिसेस। कह सकते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रियल और इमेजिनरी इन अ रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन अ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे में इन विच देयर आर रोज एंड कॉलम्स, जिसमें हमको कुछ रो दिखेगा, कुछ कॉलम्स दिखेगा। जैसे सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है ना, मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। हम कह सकते हैं इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए को डिनोट कर इन जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो यहां होगा A11 A12 A13 डॉट 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 A1। ठीक है, A21 A22 A23 डॉट 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 A2n।
A31 A32 A33 डॉट 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 A3n। इसी तरह से अगर हम आगे प्रोसीड करें, ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, AM1 AM2 M3 डॉट 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 AMn, और ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट आ गया, सॉरी मैट्रिक्स आ गया जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। देखिए यहां पर थोड़ा रुकिए, अब समझिए। डिटरमिनेंट में भी मैंने आप लोगों को बताया था कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट था, लेकिन वहां बॉक्स देखिए, बॉक्स जो था एक सीधा लाइन था, यहां पर ये ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट के फॉर्म में है, ये कर्ली ब्रैकेट भी हो सकता है। अब देखिए इसमें हमारे पास ये एलिमेंट है A11 A12 A13 डॉट डॉट A11 1n, तो इसको बोलते हैं रो, दिस इज कॉल्ड रो। डिटरमिनेंट में भी आपने सीखा था, इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। यहां पर कितने रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये कौन सा रो है, mth रो। जो पहला कैरेक्टर हमारे पास यहां दिख रहा है वो रो के ऑर्डर को बताता है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, ये हमारा mth रो है, mth रो। उसी तरह से दूसरा कैरेक्टर, दूसरा डिजिट जो है वो हमारा कॉलम बताता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये कौन सा कॉलम है, nth कॉलम। तो इसमें कितने रो है, m रो, कितने कॉलम है, n कॉलम। तो इसका ऑर्डर अगर हमको लिखना हो तो ये ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही उठता है, डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होता है। वहां पर हमने देखा था क्या था, n क्रॉस n, n रो था तो n कॉलम था, लेकिन चूंकि यह मैट्रिक्स है तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारा बराबर हो जाए। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है, मैट्रिक्स में अब इसको हम इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, लेकिन अगर डिटरमिनेंट हमारे पास होता है तो उसको हम एक्सपेंड करते हैं, उसको सोल्व करते हैं, एक वैल्यू निकलता है। डिटरमिनेंट को सोल्व करके हम एक वैल्यू निकाल पाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को सोल्व नहीं किया जा सकता है और कोई एक सर्टेन वैल्यू नहीं निकलता है, ठीक है। तीसरा क्या है डिफरेंस, डिटरमिनेंट का जो बॉक्स होगा और ये जो बॉक्स है ये दोनों डिफरेंट, देखिए डिफरेंट बॉक्स है। यहां पर ये जो है बिग ब्रैकेट का सिंबल यूज किया गया है, और डिटरमिनेंट में मॉडुलस लाइक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन आपको दिखता है, ठीक है। ये तीन बेसिक डिफरेंसेस आपको अभी तक यहां दिखा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा एक मैट्रिक्स को डिनोट करता है, कैपिटल लेटर से हमने इसको लिखा, इसमें इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये पहला जो है रो बताता है, दूसरा जो है कॉलम बताता है। तो हम कह सकते हैं इनकॉम्पैक्ट फॉर्म, अगर हम बात करें इनकॉम्पैक्ट फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म में हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू, ए मतलब इसका नाम दे दिया गया मैट्रिक्स A बराबर Aij m क्रॉस n। Aij कहने का मतलब हमने डिटरमिनेंट में भी बताया था, याद करिएगा। Aij कहने का मतलब इस एलिमेंट का ये कॉरस्पॉन्डिंग जनरल एलिमेंट है, जनरलाइज्ड फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। Aij जहां पर i क्या होता है, ये फर्स्ट वाला रो नंबर, और j क्या होता है, कॉलम का नंबर बताता है। A बराबर Aij m क्रॉस n where i j बिलोंग टू नेचुरल नंबर। i और j जो होगा वो नेचुरल नंबर का मेंबर होगा, ठीक है ना। i और j नेचुरल नंबर का मेंबर होगा, 1 से स्टार्ट होगा, i का वैल्यू 1 2 3, j का वैल्यू 1 2 3, उससे छोटा कुछ नहीं होगा। एंड हम कह सकते हैं i इज लेस देन इक्वल टू m एंड j इज लेस देन इक्वल टू n। i का वैल्यू जो है वो m तक होगा, देखिए i का वैल्यू 1 2 3 कहां तक, m तक, और जो j का वैल्यू है वो सेकंड वाला कहां तक होगा, n तक होगा, ठीक है। ये हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो गया, ये मैट्रिसेस का डेफिनेशन हो गया कि मैट्रिक्स को Aij के फॉर्म में डिनोट किया, m क्रॉस n, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये i माने ith रो एंड jth कॉलम, हम कह सकते हैं here i denotes
कह सकते हैं I denotes रो नंबर एंड J denotes कॉलम नंबर। यहां पर I क्या है, वह रो की संख्या को डिनोट करेगा, J क्या है, वो कॉलम की संख्या को डिनोट करेगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कैसे निकलता है, मैंने डिटरमिनेंट में बताया है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। ये हमारा हो गया ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये कॉलम्स है, नंबर ऑफ COLUMNS कॉलम्स, m क्रॉस n। इसको नोट कर लीजिए, मुझे नहीं लगता यहां पे कोई तकलीफ होनी चाहिए, ठीक है ना, नोट इट। देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कहता है क्या, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3, और उस मैट्रिक्स को डिनोट किया गया है AIJ से, ठीक है। अब देखिए जिसका एलिमेंट्स इस तरह से दिया हुआ है, जैसे पहला देखते हैं, हमारे पास हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 3, रो कितना 2, कॉलम कितना 3, रो कितना होगा 2 रो होगा, और कॉलम्स कितना होगा 3 कॉलम होगा। अच्छी बात है। अब देखिए पहला वाला सवाल हम करते हैं, हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है, मतलब AIJ निकालने का तरीका होगा I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। अब हमारे लिए पहले के केस में या तीनों केस में I का वैल्यू क्या हो सकता है, I का वैल्यू हो सकता है 1 2, एंड J का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3। ऐसा क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 2 ही रो है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, I का वैल्यू 1 और 2 ही हो सकता है। 3 कॉलम है तो J का वैल्यू 1 2 3 तक हो सकता है। अब देखिए अगर हम इस तरह से बात करते हैं, एक मैट्रिक्स A को अगर हम यहां डिजाइन करें, 2 रो 3 कॉलम, A11 A12 A13 A21 A22 A23, 2 रो 3 कॉलम। देखिए यही मैट्रिक्स होगा जो मैट्रिक्स A की बात करता है कि जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है, कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होगा। ये आपका 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। अब ये सब एलिमेंट हमको निकालना है, टोटल 6 एलिमेंट है, वो सारा एलिमेंट हमको निकालना है। निकालने के लिए रिलेशन क्या दिया हुआ है, यहां पर ये रिलेशन दिया हुआ है, तो A11 निकालते हैं। A11 निकालने के लिए I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 × 1 2 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 9/2। दूसरा क्या हो जाएगा 1 2 1 2। अब I का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, J का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, पुट करते हैं 2 × J 2/2, इसका स्क्वायर 2 2 4 and 1 5, 2 दूना 4 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2। तीसरा क्या हो जाएगा ये 1 3, ये हो जाएगा A13। I का वैल्यू इसके लिए बाबू क्या हो गया 1, J का वैल्यू क्या हो गया 3, I का वैल्यू हम रखेंगे 1 और J का वैल्यू क्या रखेंगे 3, इसका स्क्वायर बाई 2, 3 2 6 6 and 1 7, 7 का स्क्वायर 49/2। हमारे पास ये पहला तीनों एलिमेंट निकल गया, बाद का तीनों एलिमेंट निकालिए, A21 निकालिए, A22 निकालिए और A23 निकालिए। ये तीनों एलिमेंट निकाला जाए। 21 के लिए क्या करें, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 21 के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे 2 + 2 × 1, 2 2 4 4 का स्क्वायर 16, 16/2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 + 2 × 2, इसका स्क्वायर बाई 2, 4 2 2 4 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2, ये हो जाएगा 18 × 36, ये हो जाएगा 2 + 2 × 3 का स्क्वायर बाई 2,
3 गुना 6, 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 बटा 2 32 गुना 64। हमारे पास निकल गया टोटल एलिमेंट। तो अब जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, पहला वाला के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगा, ए बराबर एलिमेंट लिखते हैं 9/2, 25/2, 49/2, 9/2, 25/2, 49/2, 8, 18, 32, 8, 18, 32। ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। करना कुछ नहीं था, हमारे पास 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना था, तो ये 2x3 ऑर्डर का हमारे पास डमी मैट्रिक्स हो गया। अब ये सारा एलिमेंट हमको निकालना था। यहाँ पे i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, यहाँ पर i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 3, और वही वैल्यू यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में पुट कर देना था, निकल गया। अब इसी तरह से अगर दूसरा वाला क्वेश्चन करना हो, ये 1 है आपके पास, दूसरा वाला में करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों i और j 1 1 पुट कर दीजिएगा। इसके लिए क्या कीजिएगा, इस एलिमेंट को निकालने के लिए i का वैल्यू 1 रखेंगे और j का वैल्यू 2 रखेंगे। या तीसरा एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, i का वैल्यू 1 रखेंगे और j का वैल्यू 3 रखेंगे। उसी तरह से अगर इसको निकालना हो तो i का वैल्यू 2 रखिएगा, j का वैल्यू 1, i का वैल्यू भी 2, j का वैल्यू भी 2, i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 3 रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा ये मॉड है बाबू, ये क्या है, मॉड है। तो मॉड का काम क्या होता है, मॉडुलस का काम क्या होता है, मॉडुलस के अंदर यदि कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। मॉडुलस के अंदर अगर कोई नंबर मॉडुलस में है तो उसका वैल्यू मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नितांत सत्य है, इसको याद रखिएगा। किसी भी संख्या जहां पे x कोई भी रियल नंबर हो, x बिलोंग टू एनी रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर अगर होगा तो मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। निगेटिव हो ही नहीं सकता है। मॉडुलस इज अ नॉन निगेटिव रियल नंबर, मॉडुलस इज अ नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है ना। पॉजिटिव रियल नंबर हम कह सकते हैं एक तरह से। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें दो कंडीशन है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। कंडीशन क्या करता है, i जब j से बड़ा होगा, i जब j से बड़ा होगा तो ये लॉ पे जाएगा। i j से बड़ा कहां है, देखिए i1 j1 बराबर वाला भी केस हो गया। ये तीसरा हम बता देते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम बता देते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड पार्ट जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को जरा थर्ड क्वेश्चन बता देते हैं। थर्ड में क्या करना है, सेकंड तो बना लेंगे आप लोग। थर्ड में देखिए, थर्ड में हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, जब i का वैल्यू j से बड़ा या बराबर होगा, जैसे बड़ा वाला के ये वाला पहला वाला केस निकालते हैं, इसमें से खोजिए तो ये बराबर है, ये बड़ा है, ये बराबर है और कोई केस नहीं है। देखिए i का वैल्यू j से बड़ा या बराबर, तो यहाँ i और j बराबर, यहाँ देखिए i जो है बड़ा है j से, i जो है j के बराबर है, तो इन तीनों प्लेस के लिए ये फॉर्मूला आएगा। अब देखिए a11 दोनों बराबर है, i और j क्या है, बराबर है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसके लिए आ जाएगा i माइनस j, 1 माइनस 1 वैल्यू क्या हो जाएगा 0, a12 इसके लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे i जो है छोटा है, कौन बड़ा है, j बड़ा है। जब j बड़ा होगा तो नीचे वाला फॉर्मूला, i छोटा j बड़ा, तो नीचे वाला फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला क्या कहता है, i प्लस j। ध्यान से देखिएगा, जब i छोटा j बड़ा तो नीचे वाला फॉर्मूला i प्लस j, ये क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, 1 प्लस 2 3, a13 सॉरी ये 1 2 नहीं होगा, 1 3 होगा। अब इसके लिए बात करते हैं 1 3, यह भी क्या है, यहाँ भी j बड़ा है तो नीचे वाला फॉर्मूला इसमें i प्लस j लगेगा, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये आपका 4। आगे देखिए ये 21 है, a21। अब देखिए यहाँ पर i बड़ा है j छोटा है, i बड़ा है j छोटा है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा i माइनस j, 2 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 1। आगे देखते हैं a22,
i बराबर j, तो भी ऊपर वाला फॉर्मूला i माइनस j, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और लास्ट a32 a23 देखते हैं। अब यहाँ देखिए j बड़ा हो गया i छोटा हो गया, तो नीचे वाला फॉर्मूला यहाँ केस में i प्लस j, 2 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो गया हमारे पास, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A बराबर क्या हो जाएगा, A क्योंकि देखिए नाम में दे रहा था, ये हो जाएगा 0 3 4 0 3 4 1 0 5 1 0 5, ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन किसी तरह का हो सकता है, मैंने अभी 3 दिया जिसमें से 2 करके बनाकर दिखा दिया, दूसरा वाला आपके लिए छोड़ दिया, आप घर पे बना लेंगे। लेकिन ये रिलेशन किसी भी तरह से घुमा फिरा के दे सकता है, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दे सकता है, ये क्यूबिक के फॉर्म में दे सकता है, बस आपको कॉरस्पॉन्डिंग i और j का वैल्यू रिलेशन में पुट करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, मैट्रिक्स बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, सारे टाइप्स हम लोग को जान लेना है, सीख लेना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहला हो गया हमारे पास रो मैट्रिक्स, या इसको कुछ लोग कहते हैं रो वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, रो मैट्रिक्स या इसको रो वेक्टर भी कहीं कहीं कुछ कुछ किताब में लिख दिया जाता है। रो मैट्रिक्स क्या है, वैसा मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगा उसको रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसको क्या बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स। दैट इज ए मैट्रिक्स A बराबर A I J M क्रॉस N वेयर I बराबर 1 एंड M बराबर 1। इस तरह से हमारे पास होगा, मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें m का वैल्यू क्या होगा 1, m कहने का मतलब रो नंबर, कितना रो होगा एक रो, और तो उस केस में i का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ये लिखे या ना लिखे ये बात बराबर है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखिए ना, एक मैट्रिक्स A 2 3 4 ये रो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स B 5 7 ये सब रो मैट्रिक्स एग्जांपल एक्सेट्रा। ये क्या है, रो मैट्रिक्स एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक रो है। दूसरा टाइप क्या होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब रो मैट्रिक्स है, इसके बाद कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। सेकंड टाइप हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं कॉलम वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोल देंगे। कैसा मैट्रिक्स होगा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होगा, विच हैज ओनली वन कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होगा उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें लिख सकते हैं दैट इज A बराबर A I J M क्रॉस N, जहां पर J का वैल्यू 1 होगा और N का वैल्यू भी क्या होगा 1 ही होगा। कॉलम का संख्या एक हो, रो कितना भी हो सकता है लेकिन कॉलम कितना हो, एक ही कॉलम हो। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो एक मैट्रिक्स A 2 3 4, एक मैट्रिक्स B 7 9 एक्सेट्रा, ये सब जो दिख रहा है आपको कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि एक ही कॉलम है, रो इसमें 3 है, इसमें 2 रो है। नंबर ऑफ रो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ कॉलम आवश्यक है, नंबर ऑफ रो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 रो हो 3 रो हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कॉलम का संख्या केवल एक होगा द नंबर ऑफ कॉलम शुड बी 1 फॉर अ कॉलम मैट्रिक्स, whereas the number of row should be 1 for a row matrix। किसी भी रो मैट्रिक्स के लिए रो कितना होना चाहिए, एक रो। किसी भी कॉलम मैट्रिक्स के लिए कॉलम कितना होना चाहिए, एक कॉलम।
इसको नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखिए सारा टाइप हमको जान लेना है, हमको डेफिनेशन याद नहीं करना है मैथ्स में, सारा टाइप हमको बस जान लेना है, समझ लेना है कौन सा केस क्या कहता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से मालूम चल रहा है रेक्टेंगल, मतलब मैट्रिक्स का जो डब्बा हमारा बनता है अगर वह रेक्टेंगल जैसा डब्बा बन जाए तो वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। देखिए बहुत कुछ जो होता है ना नाम पर ही हमको मालूम चलता है, वैसे आजकल तो कोई भी कुछ भी नाम रख लेते हैं किसी तरह का, लेकिन नाम में उस चीज का मतलब छुपा हुआ होता है। जनरली इन जनरल की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो यह एक रेक्टेंगल जैसा, इस मैट्रिक्स का जो डब्बा होगा, जो संरचना होगा इस मैट्रिक्स का, वह एक रेक्टेंगुलर एरे होगा। अब यह सोचिए कि यह डब्बा रेक्टेंगल कैसे बन सकता है। हाँ, इस डब्बा को रेक्टेंगल बनने के लिए रो और कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको कह सकते हैं द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज मस्ट नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। The matrix in which the number of rows must not equal to the number of columns। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम अगर लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, डेट इज एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन, m इज नॉट इक्वल टू n, ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा, तो कैसा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक मैट्रिक्स A है 2 3 4 5 6 7, कितना रो, 2 रो, कितना कॉलम, 3 कॉलम। इसका डब्बा देखिए तो क्या स्क्वायर जैसा दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, रेक्टेंगल है। अब कुछ लोग इसको विशेष परिस्थिति में इसका डब्बा स्क्वायर जैसा बना देंगे, जबरदस्ती का, वो कहेंगे क्या कि सर देखिए हम इसको स्क्वायर बना देते हैं, तो वो आप जबरदस्ती इसको स्क्वायर मत बनाइए, नजदीक नजदीक लिख कर कहेंगे देखिए सर डब्बा तो स्क्वायर जैसा बन गया, तब तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नहीं भाई, ईमानदारी से डब्बा बनाना है, लेकिन अगर वही बात है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यदि बराबर नहीं होगा तो फिर वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में कुछ कुछ बात चल रहा होगा, क्या बात चल रहा होगा, अब वो लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है 7 8 9 रो मैट्रिक्स है, तो क्या वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल हाँ, अगर कोई रो मैट्रिक्स है तो वह भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि रो मैट्रिक्स है तो डब्बा देखिए ना रेक्टेंगल बन रहा है ना, एक रो है 3 कॉलम है, तो डब्बा क्या हो गया, रेक्टेंगल। या फिर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, कुछ लोग सोच रहे होंगे तब तो सर कॉलम मैट्रिक्स भी 2 7 9, सारा एग्जांपल हो गया, बिल्कुल सही। इस तरह का जो भी सोच रखते हैं आप लोग सब सही सोच रख रहे हैं कि अगर रो मैट्रिक्स है वह भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर कॉलम मैट्रिक्स है वह भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक ही कंडीशन है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट इसके बाद टाइप आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ही मैंने लिखा आपके दिमाग में बात चलने लगा होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। जो सोच रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज, इसमें मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, अवश्य ही बराबर होगा। बराबर होगा तो कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। डेट इज अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में कहेंगे तो ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन वेयर एम बराबर एन। एम और एन अगर बराबर होगा
मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा तो कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले आज बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम ऑब्टेन करते हैं डिटरमिनेंट। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, समझिए ना, किसका एक परछाई है वो, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट ट्रेस करेंगे तो वह एक न्यूमेरिक वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर लिखना हो हम लोगों को तो देखिए, एक मैट्रिक्स A 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए इसको भी 7 कर देते हैं। कितना रो? 3 रो। कितना कॉलम? 3 कॉलम। इसमें 3 रो 3 कॉलम है तो कैसा मैट्रिक्स हो गया बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स B लिखते हैं 7 8 5 4, माइनस में लगा दीजिए, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है खाली पॉजिटिव होता है क्या? अरे नहीं भाई, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, वो जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कितना रो? 2 रो। कितना कॉलम? 2 कॉलम। कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कुछ लोगों के मन में एक और बात चल रहा होगा कि सर ये कैसा मैट्रिक्स होगा, ये कैसा मैट्रिक्स है? सही बात है, इसका क्वेश्चन चलना चाहिए दिमाग में। तो बताइए इसमें कितना रो है? 1 रो। कितना कॉलम है? 1 कॉलम। इस मैट्रिक्स में 1 रो और 1 कॉलम है तो आप ही बताइए कैसा मैट्रिक्स ये होगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। देखिए, अब एक छोटा सा टॉपिक यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का डायगोनल, तो डायगोनल कब पॉसिबल है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में मान लीजिए ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें 3 रो 3 कॉलम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है? बराबर है। तो हम बात कर रहे हैं डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स की। डायगोनल किसको कहा जाएगा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल। डिटरमिनेंट में भी हमने पढ़ा था, इसको डायगोनल बोलते हैं वहां भी, तो मैट्रिक्स में भी इसको बोलते हैं डायगोनल। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल हो गया। हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको कुछ लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। अब देखिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की बात की जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा? ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। कह सकते हैं द मैट्रिक्स इन विच ऑल non-diagonal elements are 0। जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा सब क्या होगा? 0 होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हुआ तो लिखेंगे A बराबर Aij m क्रॉस, इसको लिखिए n क्रॉस n लिखिए। क्यों? ऑर्डर को हम लिखते हैं n क्रॉस n, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। तो द इसमें यहीं पे लिख ही देते हैं हम, नहीं तो आप भूल जाइएगा। द स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने यहीं ऐड कर दिया कि द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर सी बात है कि डायगोनल कब या नॉन डायगोनल का चर्चा हम लोग कब करेंगे? जब मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनता है, यह बात आप जान लीजिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा वो सब क्या होगा? 0 होगा।
तो लिख सकते हैं ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। अगर इस तरह से लिखा हुआ है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो यह डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? ए आई जे मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? 0। कब? जब आई और जे बराबर नहीं होगा तब। आई जे जहां बराबर न हो वो सब जगह पर क्या होगा? 0। जैसे इसका एक एग्जांपल देखा जाए ना, ए बराबर 2 0 0 0 3 0 0 0 5। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये क्यों है? क्योंकि इसमें जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है सब 0 है। देखिए इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये सब क्या है आपका? डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बहुत बार लोग गलतफहमी में होते हैं कि डायगोनल एलिमेंट होगा बाकी सब नॉन जीरो। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट के बारे में कोई बात नहीं की गई है। इसमें साफ तौर पे यह कहा जाता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट आपको दिख रहा है वह सब 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितना बाकी एलिमेंट्स है वो सब 0 होगा। तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब यहां पर एक बात यह निकलता है कि सर डायगोनल एलिमेंट में 0 हो सकता है कि नहीं? डायगोनल एलिमेंट पर किसी प्लेस में 0 हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट पर 0 हो सकता है, वहां कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन हाँ नॉन डायगोनल सब 0 होगा। ठीक है ना? ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। एक दूसरा मैट्रिक्स अगर हम लिखते हैं बी, देखिएगा ध्यान से, बी बराबर 7 0, ये हो जाएगा आपके पास 0 -2। यह भी डायगोनल आपका मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0। देखिए i बराबर j, यहां पर i बराबर j होता है। i बराबर j जो है वो डायगोनल के रूप में, देखिए i और j बराबर होता है 1 1 2 2 3 3। तो i बराबर j कहां पर होता है? डायगोनल पर होता है। i बराबर j कहां पर होता है? डायगोनल पर होता है। i और j दोनों बराबर। तो वही कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट को अगर छोड़ दे तो बाकी सब क्या है? 0। तो यह सब हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, एक्सेट्रा हम कह सकते हैं। अब इसी में कुछ बात आता है, ऊपर हम बताते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ चर्चा और करनी है तो ऊपर हम इरेज करते हैं, बताते हैं वहां पे। अब देखिए, अब हम एक चीज जानते हैं, निकालते हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑफ ऑर्डर n, nth ऑर्डर का कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, nth ऑर्डर का कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, कम से कम कितना 0 होना चाहिए? जैसे देखिए यह थर्ड ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है तो कितना 0 होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6। कम से कम 6 0 तो होना ही चाहिए, कम से कम। यहां पर एक 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 0। यहां भी एक 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 8 0। यहां भी एक 0 हो जाएगा तो देखिए अभी अब दिक्कत शुरू हो जाएगा। अगर तीनों जगह पे 0 हो जाएगा, बाकी सब तो ऑलरेडी 0 था, तो ये सारा एलिमेंट क्या हो गया? 0। और वह फिर 0 मैट्रिक्स हो जाता है, जिसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। वह फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रह जाएगा। तो बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो मिनिमम कितना 0 होना चाहिए? इसको छोड़कर सब, जैसे देखिए बात करते हैं गिवन डायगोनल मैट्रिक्स, या पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं। लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं पहले इस तरह से, a11 a12 a13 डॉट डॉट a1 n, a21 a22 a23 डॉट डॉट a2n, a31 a32
A33 डॉट 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 A3n। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास चला आएगा AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट ANN। कैसा मैट्रिक्स है यह हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कितना रो, n रो। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कितना कॉलम, n कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस n। ठीक है ना। इसी में डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया जहां पे i और j बराबर होता है। अब देखिए ये टोटल यहाँ पर कितना एलिमेंट्स होगा अगर हमको निकाला जाए। हमको निकालना है कि मिनिमम कितना जीरो होना चाहिए। तो अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना होगा, समझिए, अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना होगा तो कम से कम कितना जीरो चाहिए। तो इसको छोड़कर ऊपर में जितना बच रहा है, ये जितना आपके पास यहां दिख रहा है, ये सब जीरो हो, और नीचे में जितना दिख रहा है ये सब जीरो हो जाए। ऊपर और नीचे का ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, कम से कम ये तो जीरो होना चाहिए। ये सब जीरो हो जाएगा तो कैसा मैट्रिक्स, तब डायगोनल मैट्रिक्स, और वही मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n रो n कॉलम, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। पता है इसको एलिमेंट बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर का जो भी इनपुट होता है, जो कंस्टिट्यूएंट होता है, उनको एलिमेंट बोलते हैं। तो कितना एलिमेंट हो जाएगा, n स्क्वायर। कैसे निकाला, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम करने पर n स्क्वायर। अब देखिए नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल में कितना एलिमेंट होगा, पहला रो में एक, दूसरा रो में एक, तीसरा रो में एक, जितना रो है उतना एलिमेंट। हर रो में एक एलिमेंट होगा डायगोनल पर। तो टोटल कितना डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, n। तो कह सकते हैं देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज बराबर टोटल एलिमेंट माइनस डायगोनल एलिमेंट, n स्क्वायर माइनस n। यह हमारे पास निकल गया मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कोई भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें कम से कम कितना जीरो होना होगा, तो n स्क्वायर माइनस n, कम से कम इतना जीरो चाहिए, तभी जाकर वह डायगोनल मैट्रिक्स होगा। n स्क्वायर कैसे, टोटल एलिमेंट हमारे पास कितना होगा, n स्क्वायर। अब माइनस n क्यों, क्योंकि डायगोनल वाला को छोड़ देना है, कि डायगोनल वाला अगर जीरो नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हो गया। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, नीचे डिलीट करके बताते हैं। अब देखिए बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मैक्सिमम कितना जीरो होगा, तो सारा एलिमेंट जो है हमारा जीरो हो जाए, बस एक एलिमेंट को छोड़कर। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एलिमेंट n स्क्वायर माइनस 1। इतना मैक्सिमम जीरो हो सकता है किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। टोटल एलिमेंट कितना है, n स्क्वायर, और एक डायगोनल का कोई एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। डायगोनल का कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि सारा जीरो हो जाएगा तो फिर वह जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम इतना जीरो, मिनिमम इतना जीरो चाहिए ही चाहिए हमको डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, द डायगोनल मैट्रिक्स whose each diagonal element are same, which each diagonal elements are same। वैसा स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होगा उसको बोलेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स।
डेट इज हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे वेयर ये 0 और के आई बराबर सॉरी आई बराबर जे होगा तो और आई बराबर जे नहीं होगा तो ये चीज हो गया हमारे पास। ये इसको लिख दो n क्रॉस n। एक मैट्रिक्स हमारे पास जिसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो सेम हो, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सब सेम होगा बाकी सब 0 होगा, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल देखिए ना, समझ जाइएगा। a 2 0 0 0 2 0 0 0 2, देखिए यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब 0। और डायगोनल मैट्रिक्स में भी एक खास तरह का मैट्रिक्स है, कैसा? स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या है? सब सेम है। आपस में डायगोनल एलिमेंट सबको सेम होना होगा। एक मैट्रिक्स बी -7 0 0 -7 कैसा मैट्रिक्स है? ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या है? सेम है। नेक्स्ट टाइप आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास। इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम, डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका? कह सकते हैं द डायगोनल मैट्रिक्स whose each diagonal element is one और यूनिटी। वन होगा या यूनिटी होगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको लिख सकते हैं डेट इज ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन बराबर या तो 0 या तो 1। 0 कब होगा? जब आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा, और 1 कब होगा? जब आई बराबर जे हो। यही टाइप इसी का एक और एडवांस फॉर्म है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स का ही एक एडवांस वर्जन हो गया यूनिट मैट्रिक्स। एग्जांपल कैसे देखिएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिख गया। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सब 0 होगा, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सब 0। तीसरा आता है स्केलर मैट्रिक्स, किसको बोलेंगे? जिसमें वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सब आपस में सेम होगा बाकी सब 0। और देखिए यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा ये 1 होगा, सब 1। डायगोनल एलिमेंट जो होगा 1 होगा, 1 के अलावा कोई कुछ और नहीं। 1 के अलावा कुछ और होगा तो फिर स्केलर हो जाएगा, जैसे 2 2 2 हो, 7 7 7 हो, -7 हो, 8 हो। 1 के अलावा कुछ भी होगा तो वह क्या हो जाएगा? स्केलर। लेकिन अगर 1 होगा तो क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स। तो ये बोलेंगे थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद हम लिख सकते हैं बी बराबर 1 0 0 1, ये सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। सी बराबर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय आई एन वेयर एन बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय आई एन से डिनोट करते हैं। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसको I3 बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? I3 कहेंगे कि थर्ड ऑर्डर का यह यूनिट मैट्रिक्स है। इसको अब क्या बोल सकते हैं? I2। इसको क्या बोल सकते हैं? I1। ये फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, ये थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है सिंगलटन। सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या है? बहुत आसान है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा, बस सिंगल एलिमेंट। द मैट्रिक्स which has only one element,
विच हैज ओनली वन एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स। दैट इज कह सकते हैं ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, वेयर एम बराबर एन बराबर 1। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ए 2 लिखा हो, मैट्रिक्स बी 7 हो, मैट्रिक्स सी -3 हो, एक्सेट्रा। सिंगलटन मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स। आगे हमारे पास आता है नल मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, या इसको बोलेंगे इम्पटी मैट्रिक्स, या बोलेंगे वॉइड मैट्रिक्स। ये क्या होता है, द मैट्रिक्स whose all elements are zeros। वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, वेयर ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल आई एंड जे। ए आई जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए, हर जगह 0। एग्जाम्पल देखिए, एक मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सब जीरो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट क्या होगा, 0। को डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ओ, इसको ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले सीखते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो कह सकते हैं द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। द स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements below the principal diagonal are 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 होगा। दैट इज हम कह सकते हैं अ मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। तब कैसा मैट्रिक्स होगा, ये स्क्वायर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक एग्जांपल समझते हैं पहले कि क्या हम, ये डेफिनेशन का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। एक हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमको देखना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होता है। मैंने बताया है कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सब 0 होगा। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला ये सब 0 0 0 हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, अपर ट्रायंगुलर। अब देखिए यहाँ पर आई का वैल्यू क्या है, जे से बड़ा है। आई क्या है 2, जे क्या है 1, आई बड़ा है जे से, आई बड़ा है जे से, आई बड़ा है जे से। तो जब जब आई जे से बड़ा होगा सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। अब देखिए इसका एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स है इस तरह का 2 7 9 0 8 5 0 0 3, ये कैसा मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सब क्या है, 0। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सब क्या दिख रहा है आपको, 0। और इसका नाम क्यों पड़ा अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर नाम पड़ने के पीछे रीजन है कि ऊपर वाले जो है ट्रायंगल, ऊपर में ट्रायंगल बनता है। अपर ट्रायंगुलर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऊपर में जो है ट्रायंगल जैसा फॉर्म करेगा, जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट है वो सब क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सब 0 तो अपर ट्रायंगुलर। एक इसी में एक और टाइप है क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक इसमें और टाइप आपके पास आता है, ये क्या होता है, द स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements above the principal diagonal आर जीरो। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सब जीरो हो। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सब जीरो तो कैसा, अपर ट्रायंगुलर, और लोअर ट्रायंगुलर में ये जो ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ बनेगा। देखिए कैसे, अगर हम बताएं ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन where aij बराबर 0 for all I is less than j। इसका एग्जांपल डायरेक्ट देखते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स 2 0 0 7 5 0 8 3 2। देखिए कैसा मैट्रिक्स बन गया, ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर। कैसे, नीचे में यह ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, अब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला सब क्या हो गया, यहां पर जीरो हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है। अपर ट्रायंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो, लोअर ट्रायंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो। ऊपर का एलिमेंट सब जीरो। देखिए यहां पर क्या है, आई जो है वो छोटा है, जे क्या है, बड़ा है। जे बड़ा, आई छोटा, तो ऊपर का एलिमेंट को दर्शाएगा। अगर इस तरह से लिखा गया है तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट, इस तरह से लिखा गया है आई बड़ा। आई कहां बड़ा होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे। आई जे से बड़ा कहां होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, और जे कहां बड़ा होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर। तो यदि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, मैं यही बता देता हूं आपको, देखिए ध्यान से। आपसे पूछेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो और चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो और चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, कम से कम कितना जीरो होना होगा। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड का पूरा एलिमेंट जीरो होना होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के किसी एक साइड का सारा एलिमेंट जीरो होगा, तभी जाके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा ना। यह अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, दोनों को साथ में बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा क्वेश्चन है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए कम से कम कितना जीरो चाहिए। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए या तो नीचे का सारा जीरो या तो ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो। अब यह नीचे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे कितना एलिमेंट होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे कितना एलिमेंट होता है, बहुत आसान तरीका है। टोटल एलिमेंट कितना होता है, टोटल एलिमेंट होता है n स्क्वायर। टोटल एलिमेंट कितना होता है, यहां लिखता हूं देखो, टोटल एलिमेंट कितना होता है n स्क्वायर, टोटल एलिमेंट। उसमें से इसको घटा दो -n, टोटल एलिमेंट कितना होता है n स्क्वायर, बीच वाले को घटा दिए तो -n। अब यह जो निकल गया, यह जो बचा वो क्या बचा, यह ऊपर का और नीचे का टोटल एलिमेंट। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2 आ गया हमारे पास ऊपर का आधा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, या इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट इस तरह से, n इंटू n माइनस 1/2। इतना एलिमेंट हमको चाहिए, कम से कम जीरो, इतना जीरो होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इतना एलिमेंट कम से कम, इतना कम से कम एलिमेंट चाहिए।
निकालने का बड़ा आसान तरीका, डायगोनल मैट्रिक्स में निकाले थे ना, निकालने का बड़ा आसान तरीका, टोटल एलिमेंट अगर हम बात करें तो कितना एलिमेंट होगा, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है तो टोटल कितना एलिमेंट, n स्क्वायर। डायगोनल एलिमेंट को घटा दीजिए तो कितना डायगोनल एलिमेंट, n। अभी जो बच गया वह इसको छोड़कर सब, ये जो n स्क्वायर माइनस 1 है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ने के बाद ऊपर का सब नीचे का सब जितना एलिमेंट है वो हो गया, और उसका आधा कर देंगे तो इधर वाला निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n/2। नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n/2। तो या तो ये जीरो हो जाए तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या तो इधर वाला जीरो हो जाए तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, सबका डेफिनेशन, सबको पहचानने का तरीका, सबका एग्जांपल हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स और उनके प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पे रहें, हेल्दी रहें, सेफ रहें। ठीक है, बाय, टेक केयर।